हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की जिह्वा में सरस्वती का वास है। भगवती सरस्वती की उन पर बड़ी कृपा है। तो उनके भीतर से अगर आज इतना गहरा दुख और क्षोभ निकल रहा है तो ये भारत माता की ही वाणी है। भारत माता ही मानो वर्तमान शासन को उसके दुष्ट अभिप्रायों के लिए शाप दे रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। सारी मुख्य बातें वैसे तो कह ही दी हैं लोगों ने, लेकिन आप देखिए कि भाषा का, मैं तो पहले दिन से मेरा मुख्य बल है भाषा और विचार दोनों को बारीकी से समझना। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा में कम्युनिस्ट पदावली की झंकृति है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू की पदावली की वो नकल करते हैं, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। लेकिन हमारी आदरणीय केडिया जी को बड़ी आशा थी, वो तो उनको चक्रवर्ती सम्राट की तरह देख रही थी। शैलेंद्र कुमार जी भी बहुत उल्लसित थे और ऐसे ऐसे करोड़ों लोग जो उल्लसित थे, जो कि उस समुदाय में आते हैं जिसको मोदी जी अपना नहीं मानते, ये अब पता चला है। तो ये तो गजब की बात है, गजब कैसा प्रधानमंत्री है। और भाषा पर मैं जो टोकता था, हम लोगों को सबको अपनी अपनी दृष्टि, अपनी अपनी विशेषज्ञता विकसित करनी चाहिए। मेरी विशेषज्ञता यही है, भाषा और विचारों से समझना। आप देखिए अभी भी ये वही बोलते हैं, मेरी भारत माता, मेरी भारत माता, यानी इनके मुंह से कभी हमारी भारत माता शब्द निकलता ही नहीं। इसका क्या कारण है? ये इनका सोच बताता है। मेरी भारत माता, मेरा देश, मेरी पार्टी, मेरे लोग। भारत माता कौन है? जिसे मैं भारत माता समझूं, जो हमारे लोगों को, यानी हमारी पार्टी को जो संरक्षण दे, आशीर्वाद दे, वो मेरी भारत माता है। हमारी पार्टी भी कौन है? आडवाणी नहीं, अटल जी नहीं, उनको शोभा में कर देंगे, जोशी जी नहीं। हमारी पार्टी भी वो है जो हमारे प्रति व्यक्तिगत निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। तो सारा दिमाग इनका इस तरह चल रहा है। मेरी भारत माता मेरी पार्टी को विशेष रक्षा करेगी। मेरी पार्टी वो है जिसमें मेरे खास लोग हैं। मेरे खास लोग वो हैं जो केवल मेरे विचारों का गुणगान करते हैं। ये मेरा मेरा इतना ज्यादा भरा है प्रधानमंत्री जी में। तो ये अहंकार का प्रश्न नहीं है, इसका अहंकार से कोई संबंध नहीं, ये उनका कन्विक्शन है। और हम तो यूरोपीय पदावली बोलेंगे ही नहीं। यूरोपीय पदावली वाले लोग तो इसे भयंकर फासिज्म कहते हैं, लेकिन फासिज्म कम्युनिज्म दोनों एक ही चीज है, हम वो नहीं बोलेंगे। लेकिन इसका अर्थ है कि आपको बहुत स्पष्ट है कि राज्य में आकर हमको किनके साधन छीनने हैं, किनके अवसर छीनने हैं और किनको वो सारे संसाधन दे देने हैं। तो आप तो स्पष्ट रूप से वर्ग संघर्ष, वर्ग विद्वेष और वर्ग घृणा को बहुत ही ठंडेपन से, बहुत ही ठंडी राजनीति के द्वारा आप उसे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। यानी एक ठंडी घृणा है आपको भारत के उन लोगों से जिनके कारण भारत भारत है। पता नहीं चलता कि ऐसा क्या आपके साथ हो गया है। भारत आपको और क्या दे? भारत के उन लोगों ने जिनको आप जड़ मूल से नष्ट करने पर संकल्पित हैं और धोखा देते हुए संकल्पित हैं, क्योंकि आपकी पार्टी विशाल है, उसमें वो लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनसे आप घृणा करते हैं, जिन्हें आप अनारक्षित वर्ग मानते हैं। तो आप सीधे नहीं कह सकते, लेकिन ठंडी दिशा है आपकी। बहुत ही ठंडक से, बहुत ही कठोरता से आप एक दिशा विशेष में चल रहे हैं। आपकी शब्दावली लें तो ट्रैक रिकॉर्ड देखें आपका, तो 2014 में जिन लोगों ने उत्साह से आपको शासन में इतने उत्साह से सारे देश में बैठाया, अगले ही वर्ष आपने उनके विरुद्ध एससी एक्ट में प्रावधान कर दिया कि हम जब चाहेंगे तुमको जेल में डाल देंगे। एक आरोप लगाने की बात है। फिर उसके अगले वर्ष फिर संशोधन किया और अभी इस वर्ष तो आपने बता दिया कि आप ओबीसी हो गए हैं अचानक।
जैसा शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया कि आपका पुनर्जन्म हो गया, पहले आप ऊंची जाति के थे, फिर आप ओबीसी हो गए। चलिए, तो आप भी चमत्कारिक हैं। हो सकता है कि आपकी धारा आपको कोई लीला पुरुष, कोई चमत्कारी पुरुष बताए कि जो सब ऊंची जाति में जन्म लेकर फिर ओबीसी हो जाता है। अगर यही प्रगति है तो हम इंतजार करते हैं कि आप कल को अपने को अनटचेबल कह देंगे, है ना, चंडाल स्वपाचारी कह देंगे, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आपको भारत में अनारक्षित वर्ग से गहरी घृणा है। और आप वर्क कल्चर की बात करते हैं, वर्क कल्चर को नष्ट करने में जितना कमाल आप दिखा रहे हैं उतना तो किसी ने नहीं दिखाया। और स्थिति ये है, अच्छा हम ये भी नहीं कहते कि आप केवल अनारक्षित वर्ग से घृणा करते हैं। वस्तुतः है, मेरे संपर्क में ओबीसी तो खैर हम लोगों को सबको दिन रात ही भेंट होती है, ओबीसी ही हमारे चारों तरफ है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मैंने कई वर्षों तक वनवासियों के बीच काम किया है और अनुसूचित जाति भी हमारे आसपास ही है, मित्र ही है, रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन बाकी सब बांधव ही कहलाएंगे, आसपास रहते हैं। तो उस अनुसूचित जाति में तो एक से एक मेधावी लोग हैं। स्वयं मेरे साथ मैंने कई बार बताया है कि एक अनुसूचित जाति का लड़का था, तो क्लास में मैं सर्वप्रथम आता था, लेकिन मेरे बाद वो द्वितीय आता था। लगातार लगातार 12 वर्षों तक यही रिकॉर्ड रहा। उस समय तो रिजर्वेशन की कोई बात भी नहीं थी, थोड़ा बहुत रहा भी होगा तो वो उसका लाभ भी नहीं लेता था। मायावती जी की जाति का लड़का था, शारदा प्रसाद, बाद में वो मुझे मिला भी था, एक बड़ा अधिकारी हो गया था रेलवे में। तो वो तो आप ये बता रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग बुद्धिहीन होते हैं और ओबीसी लोग बुद्धि से कमजोर होते हैं, इसलिए उनको न केवल आर्थिक सहायता देगी सरकार, बल्कि उनको पढ़ाने में भी, मैंने ये मान के चलेगी कि ये फेल होंगे, 5 नंबर पाएंगे। क्या आप कितना अपमान कर रहे हैं, ये कौन सी कुंठा है। हो सकता है कि आप पढ़ने में कमजोर रहे हो या पढ़ने में आपका मन नहीं लगता हो, लेकिन मैंने ओबीसी में एक से एक मेधावी लोग देखे जो तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों किसी से जरा भी कम नहीं है। और अनुसूचित जाति में हमने एक से एक मेधावी प्रतिभाशाली लोग देखे हैं जो जरा भी कम नहीं है किसी से। तो आप तो अनुसूचित जातियों का भी अपमान कर रहे हैं, आप ओबीसी का भी अपमान कर रहे हैं। आप ही नहीं, भारत के सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें नई छलांग लगा दी है। तो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आपको भारत के मुख्य समाज से, हिंदू समाज से कोई प्रेम नहीं है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और दूसरी बात, भारत के पूर्व रक्षा सचिव आदरणीय आर.के. सिंह जी, जिनको हम सब लोग जानते हैं, उनके आरोप को आप ऐसे ही गटक गए। लाल किले से जवाहरलाल भी कोई सफाई देते थे, आपने तो सफाई नहीं दी। चीनी सेनाओं के भारतीय सीमा में बढ़ने के विषय में या भारतीय सेनाओं द्वारा अग्रिम रक्षा पंक्ति से पीछे स्वयं हट जाने के विषय में जो उनका वक्तव्य आया है, उस पर कौन सफाई देगा। जवाहरलाल की निंदा करने के लिए आपने पूरे पार्टी वर्कर्स को लगा दिया है, संघ के लोग भी लग गए हैं। तिब्बत और चीन के संदर्भ में ही ना हम लोगों ने भी प्रचंड विरोध किया था, बहुत ही कटु विरोध किया था। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, भारत के रक्षा सचिव रहे हुए व्यक्ति के आक्षेप भी आपकी नजर में कुछ नहीं है। तो इससे भी पता चल जाता है कि मेरी भारत माता, मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोग, और कोई आपको मतलब नहीं। भारतवर्ष के रक्षा सचिव रहे व्यक्ति की भी बात अगर वो आपके लिए प्रिय नहीं है तो वो नगण्य है, उपेक्षणीय है। वाह वाह। और सारे अनारक्षित लोगों की बातें तो खैर आपने कहीं, आप तो गटक गए। यानी इतना क्या कहें, आप कह रहे हैं कि चारों ओर देश उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये जो आपके प्रिय काकोचों ने माँ बहन की गालियां दी थी, वो उत्साह और उमंग से भरकर दी थी, या ये जो अनारक्षित समाज में इतना प्रचंड उद्वेलन है और वो तैयारी कर रहा है आरक्षण हटाओ आंदोलन की, वो उत्साह और उमंग से भर के कर रहा है, या भय, दुख, क्षोभ और आक्रोश से भरकर कर रहा है। आप ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, आप तो जैसे कि कोई मतलब ही नहीं। देश के मानस का प्रतिनिधित्व करना चाहिए प्रधानमंत्री को, इसके स्थान पर आप अपनी पार्टी के अपने प्रिय और चाटुकार लोगों की
बातों को सामने ला रहे हैं। आपका अपनी पार्टी के ही अन्य लोग जो आप ऐसे मुग्ध नहीं है, केवल निरक्षीर विवेक रखते हैं, उनकी बातों की प्रतिध्वनि नहीं है इस भाषण में। जो लोग आपसे नहीं डरते और आपकी पार्टी में हैं, उनकी बातों की अभिव्यक्ति नहीं है आपके भाषण में। और शेष विशाल समाज जो अनारक्षित समाज है, जिसके कारण वर्क कल्चर है, जिसके कारण ये देश जिन चीजों को आपने सप्त शक्तियां बताई है उनमें आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में, सॉफ्ट पावर में और कृषि और खाद्य में, जो जो भी गुण आपने बताए हैं उसमें उनकी उनकी किसी भी मानस की, उनकी किसी भी विचार की, उनकी किसी भी भावना की, उनकी किसी भी बात की अभिव्यक्ति लाल किले के भाषण में नहीं है और आपके सामान्य भाषणों में भी अब नहीं होती। प्रौद्योगिकी में -5 वाले आगे जाएंगे कि -10 वाले या 33 वाले 100 में से, बस इन्हीं के मध्य प्रौद्योगिकी विकसित होगी। नवाचार यही लोग करेंगे, गति और शक्ति इन्हीं लोगों के कारण आएगी। रक्षा बल आप उन्हीं के द्वारा बढ़ाएंगे जिनके शरीर और मन सब इतने आपने कमजोर कर दिए हैं कि आप जब कृपा करके अनाज देंगे तो वो बिना मेहनत किए खाएंगे आप लोगों को। और ये अनाज मेरे ख्याल से तो अब कहना नहीं चाहिए, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, आदर है, लेकिन न तो आपने न आपके पूर्वजों ने कोई खेत में वो अनाज नहीं उपजाया है देश में। आप भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये सब धन दे रहे हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में 70% योगदान उन लोगों का है जिनको आपने अपनी समझ से मेरी भारत माता के बाहर कर रखा है। मेरी पार्टी, मेरे देश में भी वो गिनने लायक नहीं। आप तो उनकी बात ही नहीं करते। किसके द्वारा दिए गए टैक्स से, संचित राजकोष से आप ये 80 करोड़ लोगों को भोजन करा रहे हैं? आप या आपकी पार्टी के लोगों से? हम सब अनारक्षित लोगों का उसमें क्या योगदान है, आपको विवरण देना चाहिए। और आप जिस दिशा में चल रहे हैं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, राजनीति शास्त्र के और इतिहास के विद्यार्थी के नाते, ये स्वाभाविक है कि ये वर्गवार राज्य रचना की ओर जाएगा, क्योंकि इतने कमजोर नहीं है अनारक्षित लोग। आपने भाषावार, जवाहरलाल नेहरू ने भाषावार प्रांत रचना की, उसके परिणाम हमने देखे काफी। अब आप कह रहे हैं, इसका मतलब कि अगर आप इतनी घृणा को बढ़ावा देंगे तो हर प्रांत में अनारक्षित वर्ग चाहेगा कि उसका अपना एक हिस्सा हो। हर प्रांत के 2-2 टुकड़े हो जाएंगे, एक और अनारक्षित वर्ग का राज्य हो, उसका कुछ नए नाम दे देंगे, एक और ये आरक्षित वर्ग हो, और देखें कौन कितना उत्पादन करता है, कितना प्रबंधन करता है, कितना कौशल कर लेता है। भारत के प्रधानमंत्री योजना पूर्वक अथवा अनजाने भारतवर्ष को वर्गवार राज्य रचना की ओर धकेल रहे हैं, वो भी इसलिए कि हिंदू समाज का ये महान गौरव है, परंपरा है, इतिहास है कि वो देश को तोड़ेगा नहीं। अन्यथा तो वर्ग संघर्ष से देश टूट जाया करते हैं। वर्ग संघर्ष के कारण ही सोवियत संघ टूटा है। लेकिन जो अनारक्षित समाज है वो इतना देशभक्त है कि वो देश को तोड़ेगा नहीं, लेकिन वो ये मांग तो करेगा कि हमारे वर्ग को आप अलग दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में अनारक्षित वर्ग का एक हिस्सा दे दीजिए और दूसरी ओर आरक्षित वर्ग हो, और वो शासन करके दिखा दें। कौन आपकी सप्त शक्तियों को बढ़ाता है, अनारक्षित समाज या आरक्षित समाज? मेरा आरोप है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत को वर्गवार राज्य रचना की ओर धकेल रहे हैं। वैसे तो वो वर्ग घृणा, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं, लेकिन भारत का महान हिंदू समाज वर्ग संघर्ष नहीं करेगा, वर्ग युद्ध नहीं करेगा, वर्ग घृणा नहीं करेगा, लेकिन अपने लिए न्याय तो मांगेगा। तो एक वर्गवार राज्य रचना की ओर आप धकेल रहे हैं। वो देश जहां की शास्त्रों में क्या कहा है, प्रजा सुखे सुखी राजा। राजा तो श्रेष्ठ वही है जो प्रजा के सुख में सुखी रहे। प्रजा सुखे सुखी राजा, तद दुखे यश्च दुखितः सकीर्ति युक्तो लोकेस्मिन् प्रेत्य स्वर्ग महीयते। लेकिन आप तो इससे नहीं पसंद हैं। आप अपनी प्रजा के सुख से सुखी नहीं हैं। अनारक्षित प्रजा के सुख से आपको द्वेष है, दुर्भाव है, विद्वेष है। जिस देश में महाभारत का आदर्श है, लोक रंजन मेवात्र राजा धर्म सनातन, राज्ञाम शरीर ग्रहणम न भोगाय महीपते। राजा का शरीर, शासक का शरीर भोग के लिए नहीं है। लेकिन आप तो
मानते हैं कि शासक को ये अधिकार है कि वो भारत सरकार के संचित राजकोष को वर्ग विद्वेष, वर्ग घृणा और वर्ग टकराव के लिए खर्च करे, पक्षपात पूर्वक एक वर्ग विशेष के लिए। अरे अभी तो एक नया कानून आ गया है कि अगर अनुसूचित जाति के लोगों ने कोई झूठी शिकायत कर दी तो उनको पहले ही आप कई लाख रुपया दे देंगे कि बेटा लड़ो मुकदमा। ये सब क्या हो रहा है? वो अगर आदरणीय केडिया जी ने कसाई कहा है तो ये बहुत ही दुख और बहुत ही गहरी देशभक्ति और देश के प्रति आत्मीयता से उपजा कथन है। आज तक लाल किले से इतनी निर्ममता से, इतनी ठंडक से, ऐसी क्रूर ठंडक से निरर्थक बातें किसी ने नहीं की, जैसे कि मानो देश के मानस से कोई संबंध ही नहीं है, कहीं चले जा रहे हैं। और शैलेंद्र कुमार जी ने तो बहुत अच्छे से बताया, भाई आप क्या विकास विकास कर रहे हैं? डेवलपमेंट शब्द 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण से आया है ना, उसके पहले तो डेवलपमेंट का जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है इस पॉलिटिकल साइंस में वो कहीं थी नहीं दुनिया में। डेवलपमेंट मानते थे फूल विकसित होता है, स्वतः जो विकसित होता है उसी को डेवलपमेंट सदा कहते थे। स्वयं अंग्रेजी में फोटोग्राफी में भी कहते हैं ना, आप डेवलप करेंगे, निगेटिव को डेवलप करेंगे, जो है उसका विकास होना ही डेवलपमेंट है। सरकार के मत से कोई डेवलपमेंट दुनिया में हुआ है क्या? सरकार के पास धन आता कहां से है? क्या प्रधानमंत्री और कैबिनेट सेक्रेटरी और मंत्रिमंडल और सारे प्रशासकों के पास कोई धन है जो वो जनता को देंगे? आप तो जनता से टैक्स लेके उसी में से यथायोग्य वितरण करते हैं। ये तो विकसित करना आपका काम ही नहीं है, शासन का काम ही नहीं है डेवलपमेंट। ये तो संसार को लूटने वाले अमेरिकी और यूरोपीय क्रिश्चियंस ने ये डेवलपमेंट के मूलत को बदल दिया है। देश के चरित्र को उन्नत बनाना, देश में सद्गुणों का प्रसार करना, जितना अच्छे से डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने कहा, कोई बात ही नहीं हो रही। आप भारत के युवकों में देशभक्ति, कर्मठता, तेजस्विता, चरित्र के प्रति आकर्षण कुछ पैदा करने की बात ही नहीं करते। तो विकसित, विकास, विकास तो निरर्थक सी बातें, निर्गुण, निरर्थक और अलंकारिक भाषा ये शोभा नहीं देती किसी प्रधानमंत्री को। इतना प्रेम दिया आपको अनारक्षित वर्ग ने, इतना सद्भाव दिया, इतना अनुराग दिया, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं? ये तो कृतज्ञ मनुष्य के लक्षण नहीं है। तो इतना ही कहेंगे। आज का जो तीनों प्रकार के भाषण है उसमें आदरणीय केडिया जी ने उनके मुंह में सरस्वती विराज की है, उसका सम्मान करना चाहिए, और नहीं तो सचमुच शापित हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो भारत में वर्ग घृणा, वर्ग विद्वेष और वर्ग युद्ध को प्रभावित करेगा। और जो शैलेंद्र जी ने कहा है वो तो आपका कर्तव्य बनता है, चीन के बारे में आपको बताना चाहिए। चीन से क्या रिश्ता है आपका? नेहरू को लेके तो इतना किया गया, चीन का नाम ही नहीं लेते। आखिर आप भारत के प्रति शत्रु देशों के विषय में, अब तो समझ में नहीं आता पाकिस्तान में आप पहली बार क्यों गए थे जिसका बड़ा गुण गाया गया? किसी विषय में कुछ स्पष्टता नहीं है, लगता है कि कोई एक अलग ही गोपनीय चीज है, लेकिन उसके फल ऐसे नहीं मिल रहे। राजा बहुत से गोपनीय कार्य करता है लेकिन फिर उसके फल दिखने चाहिए। सारे फल देश में कहाँ उमंग उत्साह है? देश में तो क्षोभ है, विक्षोभ है, असंतोष है और भय है। और आप कहते हैं कि लोग डरते हैं। कौन डराता है? सबसे ज्यादा अनारक्षित वर्ग को आपकी नीतियों ने डराया है। आप देश में भय का संचार कर रहे हैं, आप देश में अविश्वास का, आशंका का संचार कर रहे हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। ये अलंकार से किसी राजनेता की वास्तविकता नहीं ढकी जाती भाई। अभी उन्होंने बहुत अच्छा कहा, कहीं आप 5, कहीं 7, कहीं कल को 9 कह देंगे, 11 कह देंगे, सब अलंकार वो टुकड़ों का काम है। कभी भी साधारण किस्म के कवि इतने ज्यादा अलंकार प्रिय होते हैं। बड़े कवि भी भाषा में बहुत सारे और गुण रखते हैं। आपकी भाषा दोषपूर्ण है, आपकी भाषा आवरण से भरी है, वो भारत के सत्य को छिपाती है। और जिस समय देश में असंतोष है, क्षोभ है, दुख है, उस समय आपको उमंग और उत्साह दिख रहा है, क्योंकि आप मेरी भारत माता को देखते हैं, आप मेरी पार्टी को देखते हैं। मेरी भारत माता वो है जो मेरी पार्टी को संरक्षण दे, मेरी पार्टी वो है जिसमें केवल मेरे लोग हों, बाकी सब तो हमारे विरोधी हैं, उनको हम किनारे बैठा देंगे। तो ये क्या हो रहा है?
तो उघरहि अंत न होए निबाहु, अंत में असलियत उघड़ जाती है। इतना ही कहना है। अभी भी समय है। भारतवर्ष ने जितना प्रेम लुटाया है, जितना सम्मान लुटाया है, जितना आदर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी, और सत्यनिष्ठ बने। देश के क्षोभ को पहचाने, देश के दुख को पहचाने, देश के साथ वो स्वयं अन्याय करना बंद कर दें और देश को हरामखोर बनाना भी बंद कर दें। और मुसलमानों के प्रति, उसमें विशेषकर मजहबी उन्मादियों के प्रति इतना भयंकर प्रेम और ईसाई मिशनरियों के प्रति इतना भयंकर प्रेम, ये तो सब अशुभ लक्षण है। बस इतना ही कहना है।